इस वीडियो में देखेंगे हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे देखेंगे। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? ये प्रधानमंत्री होता है। केंद्र सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष की होनी चाहिए? 25 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपना पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। क्या है? यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। आगे हमारा है संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? प्रधानमंत्री के अधीन होती है। ये लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए। और इसमें क्या बोल रहा है? भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा से होंगे, जैसे कि उस टाइम थे मनमोहन सिंह जी, तो वो उस कंडीशन में क्या है, वो इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा तो वो मत नहीं दे सकते हैं अपना। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? ये लोकसभा का होता है। राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है, जैसे कि हमारे ये मनमोहन सिंह जी थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद का आकार एवं उत्तरदायित्वों का निर्धारण करता है। ये अनुच्छेद 75। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्य की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। और यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? यह 91 संविधान संशोधन 2003 अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम किया गया है। क्या बोल रहा है? मंत्रिपरिषद में जितने भी कुल मंत्रियों की संख्या है प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की सदस्यों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत? 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह प्रावधान कब ये संशोधन किया गया है? 91 संविधान संशोधन 2003। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? 6 माह तक रह सकता है। ये 6 माह तक। केंद्र में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? अनुच्छेद 257 में किया गया है। किसमें है? अनुच्छेद 257 में किया गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाना चाहिए जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। लाभ के पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का निर्धारण संसद एवं राज्य विधान मंडल द्वारा किया जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? विधायिका के अधीन कार्य करती है। ये जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट के पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? कैलाशनाथ काटजू बनते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री CR के षणमुखम चेट्टी थे। ये पूछा गया क्वेश्चन है, चेट्टी जी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री CR के षणमुखम चेट्टी थे। ये भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का। ताशकंद में इनकी डेथ हो जाती है। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? ये चौधरी चरण सिंह रहे हैं। अपने प्रधानमंत्री काल में क्या है, एक बार भी वो संसद में उपस्थित नहीं हुए। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? अनुच्छेद 352 क्लोज 3 में किया गया है। यह श्वेत पत्र व्हाइट पेपर भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। ये संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? ये गोपालस्वामी अयंगर के।
मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट। देखो, कैबिनेट स्तर के मंत्री राज्य मंत्री एवं उपमंत्री हैं। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या है? कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री एवं उपमंत्री हैं इसमें। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का उल्लेख है। फिर यह सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है, परंतु मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। मंत्रिमंडल द्वारा किए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। आगे हमारा देखो, मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट, इनके पास ज़्यादा पावर होती है। इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया है। ये मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया है जो संविधान के मूल पाठ में नहीं था। ये व्यवहारिक रूप में मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण करता है। यह नीतिगत निर्णयों की क्रियान्वित करने के लिए यह मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है तथा निर्णयों में क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। यह मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रेस्पॉन्सिबल होता है। आगे हम पढ़ेंगे महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अटॉर्नी जनरल एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। भारत के 3 विधि अधिकारी हैं। भारत का न्याय महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। आगे भारत का महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है और भारत के अपर महाधिवक्ता एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन थे? ये एम.एस. सीतलवाड़ थे। कौन थे? एम.एस. सीतलवाड़ थे। भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है? महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल देता है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का न्यायवादी होता है, महान्यायवादी होता है। यह भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? भारत सरकार का होता है यह विधि सलाहकार। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य क्या हैं? भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना है। यह संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना है। फिर यह सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। यह अनुच्छेद 76 क्लॉज 4 के अनुसार महान्यायवादी किसके पश्चात पर्यंत पद धारण करेगा? राष्ट्रपति के। भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाहियों में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु बस वो क्या नहीं कर सकते? वोट डालने का अधिकार नहीं है। बाकी सब महान्यायवादी के पास है। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? महान्यायवादी का अधीनस्थ होता है, उसी का सहायक है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमनी है और जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है। महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ये, जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक ना होकर मात्र वैधानिक स्टैट्यूटरी है। ये भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? वी नरहरि राव थे। ये फिर भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संजय मूर्ति हैं। अभी कौन है? संजय मूर्ति जी हैं। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल देता है। संसद की लोक सेवा समिति पब्लिक सर्विस कमेटी की बैठक में कौन उपस्थित रहता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रहता है उपस्थित।
किस वर्ष में अकाउंटिंग और ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया था? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया। वर्ष 1976 में है। किस वर्ष देखो, अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेख परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक ही सीमित रहा। वर्ष 1976 में हुआ यह। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल टेन्योर कितना होता है? 6 वर्ष का होता है यह। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शन होता है? लोक लेखा समिति का करता है। आगे है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक चीफ गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है। ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक यानी कि चीफ गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है। राज्य व केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। यह नियंत्रक एवं महालेखाकार के पेंशन व भत्ते किस पर भारित होते हैं? भारत की संचित निधि पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद 148 में क्या है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पद मुक्ति है। फिर 149 में क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य व शक्तियां है ये। फिर 150 में क्या है? संघ राज्य में लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति का सलाह है ये। फिर 151 में क्या? आकांक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता है ये। अब है संसद पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक मनी बिल को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110 में किया गया है मनी बिल को। लोकसभा अध्यक्ष अथवा त्यागपत्र रेजिग्नेशन किसे सौंपता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है ये अपना त्यागपत्र। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्य के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया? अभी वर्ष 1971 के हिसाब से अभी भी है, जबकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इंडिया की। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर लोकसभा सदस्य में से ही ये चयनित होते हैं। जो है भारत में लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर लोकसभा सदस्य में ही से चयनित होते हैं। संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन की सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिन तक? 60 दिन तक। फिर संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है? राज्यसभा के स्थानों का आवंटन से संबंधित है। हमने देखा था ना, चौथी अनुसूची राज्यसभा के स्थानों यानी कि सीटों की संख्या का ये आवंटन है, और सीट कितना होता है? 4 होता है, इसीलिए चौथी अनुसूची में सीट क्या है? सीट का जो पैर है कितना होता है? 4 रहता है, तो उसे याद करना ही है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों की विशेषाधिकार उन्मुक्तियां प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज को कौन सा प्रावधान निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105 करता है यह। लोकसभा राज्यसभा की गणपूर्ति कोरम सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/10 संख्या होती है। कोरम के लिए 1/10 की संख्या होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसके सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का। राज्यसभा का इसमें जो अध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253 है। फिर आगे हमारा भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन लोकसभा व राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। क्या है? भारतीय संसद में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। कि हमारे संसद के 3 अंग है, कौन कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है
और यह निर्धारण किस वर्ष तक यथायथ रहेगा? वर्ष 2026 तक रहेगा। देखते हैं फिर इसको ना बढ़ा दे, फिर 5-10 साल के लिए एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम की पॉपुलेशन, क्योंकि सीटों का बंटवारा किस हिसाब से होता है? पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है, और अभी का पॉपुलेशन बहुत अंतर है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संशोधन द्वारा की गई थी? ये 31वें संशोधन द्वारा की गई थी। किसका संबंध लोकसभा तथा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक से है? ये प्रत्यानुदान यानी कि क्रेडेंशियलिंग। आगे संसद से संबंधित अनुच्छेद। इसमें तो मुझे ऊपर के 3 बस मतलब याद करने के ट्रिक है, और भी होंगे, लेकिन अभी मैं उसको कभी नेक्स्ट वीडियो में वो बताऊंगी। मैं ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बताऊंगी, थोड़ा मुझे भी रिसर्च करने होंगे, लेकिन इसमें ऊपर के 3 का मुझे पता है। जैसे कि हम लिखते हैं सरल, एक वर्ड है सरल, टेबलेट में लिखना बड़ा मुश्किल वाला काम है, सरल, ठीक है। इसमें क्या है? देखो सरल से देखो यहाँ पे क्या है 70, इसको, अरे यार ये हो गया, हाँ चलो कोई नहीं। देखो इसको कैसे ये करना है? स से है संसद का गठन, है ना। र से है राज्यसभा है, और ल से है हमारा लोकसभा का संरचना है, यानी कि ऊपर का 3 याद हो गया। सरल एक वर्ड है, उससे क्या हो गया? संसद का गठन, ये 79 में, 80 में राज्यसभा का संरचना र से, और ल से 81 में लोकसभा की संरचना है। ऊपर की ये तीनों 79, 80 और 81 इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको रखना याद जरूरी है। संसद का गठन 79, 80 में राज्यसभा की संरचना, 81 में लोकसभा की संरचना है। 82 में क्या है? प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन करना चाहिए, जो होता नहीं है। संसद के सदनों की अवधि है 83 में है, कितने साल की? 5 साल की, और लोकसभा के लिए 5 साल है, और राज्यसभा के लिए 6 साल है। ये आगे हमारा है 84 में संसद की सदस्यता के लिए अहर्ता है। फिर 85 में क्या है? संसद के सत्र, 17वां आसन एवं विघटन है। ये 86 में क्या है? राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार है। 87 में राष्ट्रपति का विशेष संबोधन अभिभाषण है। 88 में सदनों के संबंध में मंत्री और महान्यायवादी का अधिकार है। ये 89 में राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति। 90 में राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना ये शामिल है। 91 में सभापति के कर्तव्य के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्ति है इसमें। 91 में 92 में क्या? जब लोकसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासन ना होना है। 93 में क्या? लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के बारे है। 94 में क्या है? लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना, ये सब शामिल है 94 में। आगे हमारा है ये आर्टिकल 95। इसमें क्या है? लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्य के निर्वहन की शक्ति है। फिर है आर्टिकल 96 में क्या है? जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना है। मतलब जैसे कि किसी लोकसभा का स्पीकर या फिर उसके उपाध्यक्ष को हटाने की बात होती है, तो उस टाइम वो क्या करेंगे? वो अध्यक्ष पद का वो पीठासीन नहीं रहेंगे। 97 में क्या है? सभापति व उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष
के वेतन भत्ते हैं। इसमें क्या है? वेतन भत्ते हैं। 98 में संसद का सचिवालय है। 99 में क्या है? सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान है। 100 में क्या है? दोनों सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति है 100 में। 101 में क्या है? स्थानों का रिक्त होना है। 102 में क्या है? संसद की सदस्यता के लिए निर्भरताएं हैं। 103 में क्या है? सदस्य की योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय है। और 104 में अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले आहत न होते हुए अथवा निर्हित किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने पर दंड ये है। भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी है। जो इलेक्शन कमीशन है, संसद और विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए ये उत्तरदायी है। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातीय शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित है? मध्य प्रदेश में टोटल 6 सीटें आरक्षित है। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। कितना? 1 वर्ष में एक वर्ष के क्या है? आपातकाल के दौरान कार्यकाल 1 वर्ष में तक बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा में 2 भारतीय एंग्लो इंडियन सदस्य कौन मनोनीत करता है? ये भारत का राष्ट्रपति करता है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित व्यवस्था निर्धारित तिथि 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया है। क्या है? 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आंग्ल समुदाय से संबंधित जो व्यवस्था थी, उनका जब मनोनीत होते थे वो आगे नहीं बढ़ाया गया, उसको अब खत्म कर दिया गया है। 104वें में लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? 25 वर्ष की होनी चाहिए। लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव भारत के किस राज्य से आते हैं? उत्तर प्रदेश से, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, इसीलिए इनका ये रिप्रेजेंटेटिव भी ज़्यादा हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है? ये महाराष्ट्र में 48। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, क्योंकि इसे विघटित समाप्त नहीं किया जा सकता है, इसीलिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख है। कौन सा है? लद्दाख। परिसीमन डिलिमिटेशन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? उन्नाव उत्तर प्रदेश है। उन्नाव उत्तर प्रदेश। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ था ये। भारत की सिंचित निधि पर भारित व्यय राष्ट्रपति के वेतन भत्ते एवं उनसे संबंधित अन्य व्यय हैं सिंचित निधि पर। फिर राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते हैं। ऐसे ऋण या भार जिनका दायित्व भारत सरकार पे है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते पेंशन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन है इसमें। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ते एवं पेंशन है। ऐसा अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा इस संबंध में भारित घोषित किया जाए सारे हैं। यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। ये 1 वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र सेशन बुलाए जाते हैं? 2 सेशन बुलाए ही जाने ही चाहिए। ऐसे 3 सेशन टोटल होते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है।
प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उसका कर्तव्य क्या होता है, नव निर्वाचित लोकसभा सदस्य को शपथ दिलाता है। ये शपथ दिलाने का काम करता है प्रोटेम स्पीकर। 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन थे, भर्तृहरि महताब थे। भर्तृहरि महताब। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने निर्णायक मत कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करता है, किसी विधेयक प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष के बराबर मत होने की स्थिति में करता है। ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जीवी मालवंकर थे। ये जीवी मालवंकर थे और इनका गणेश वासुदेव मालवंकर फुल नेम है, इसलिए कैसे याद रखना, प्रथम थे। तो प्रथम हम देखो किसकी पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी गणेश जी के नाम पे ही जीवी मालवंकर जी थे, गणेश वासुदेव मालवंकर। लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करता है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है। ये लोक लेखा समिति क्या करती है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है। प्रकलन समिति का कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं, राज्य के विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। आगे नया संसद भवन। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित इस त्रिकोणीय आकार के 4 मंजिला संसद भवन का निर्मित क्षेत्र 64,500 वर्ग मीटर है। इसके 3 मुख्य द्वार हैं, ज्ञान द्वार है, शक्ति द्वार है, कर्म द्वार है। इसमें राज्यसभा में बैठने की क्षमता 384 तथा लोकसभा में बैठने की क्षमता 888 है। संयुक्त संसद अधिवेशन में बैठने की व्यवस्था 1272 है। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर, राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर ये आधारित है। संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद स्थापित किया गया है और पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। प्रत्येक वित्त विधायक धन विधायक नहीं होता, परंतु प्रत्येक धन विधायक वित्त विधायक होता है। क्या बोल रहे, प्रत्येक वित्त विधायक धन विधायक नहीं होता, लेकिन प्रत्येक धन विधायक वित्त विधायक होता है, विधेयक। विशेष अधिकार समिति में दोनों सदनों के कुल कितने सदस्य होते हैं, 25। लोकसभा से 15 तथा राज्यसभा से 10 होते हैं। ये संसद में सरकारी विधेयक गवर्नमेंट बिल मंत्री द्वारा, जबकि गैर सरकारी विधेयक नॉन गवर्नमेंट बिल मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। ये संसद में सरकारी विधेयक गवर्नमेंट बिल मंत्री द्वारा, जबकि गैर सरकारी विधेयक नॉन गवर्नमेंट बिल मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, ये 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के लिए नामांकित नॉमिनेट होने वाले प्रथम अभिनेत्री कौन थी, ये नरगिस दत्त थी, 1980 से 1986। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, मीरा कुमार थी, 4 जून 2009 से 4 जून 2014। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की सहसंमति के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। वे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, ये जीवी मालवंकर थे। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है, लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। ये भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है। भारत की संसदीय प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है, ब्रिटेन के वेस्टमिनिस्टर के पद्धति पे है। धन विधेयक संसद की किस सदन में पेश किया जाता है, केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, केवल विधानसभा में किया जाता है। इसमें भी बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा की जाती है। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों
से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि में जमा होता है? भारत की संचित निधि में जमा होता है। आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे प्रति वर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व ये प्रस्तुत किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। भारत की संचित निधि कंसोलिडेट फंड से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य होता है। ये संचित निधि से धन निकालना है तो संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने की। वोट ऑन अकाउंट। अब है हमारा साधारण विधेयक एवं धन विधेयक में तुलना। साधारण विधेयक ऑर्डिनरी बिल, धन विधेयक मनी बिल। इसे लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तावित किया जा सकता है, ये ऑर्डिनरी बिल को, और मनी बिल को है इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है। आगे है इसे मंत्री अथवा गैर सरकारी सदस्य दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। जो ऑर्डिनरी बिल है उसको मंत्री तथा गैर सदस्य दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन मनी बिल की कंडीशन में क्या है? इसमें केवल सरकार के किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसे सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यक नहीं होती है, और इसको क्या है, इससे सदन में राष्ट्रपति की संमति से पुनः स्थापित किया जा सकता है। ऑर्डिनरी बिल में क्या है, इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है ऑर्डिनरी बिल को। लेकिन ये मनी बिल को क्या है, इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। इसे राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है ऑर्डिनरी बिल को, और ये मनी बिल को इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिन के लिए ही रोक सकती है। इसे राज्यसभा भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्या है, इसमें लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता होती है। मतलब ये धन विधेयक है कि नहीं, ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। दोनों ऑर्डिनरी बिल में क्या है, दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदन की संयुक्त बैठक बुला सकता है। संयुक्त ज्वाइंट सिटिंग का इसमें प्रावधान है। इसमें विधेयक दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। ये फिर इसमें क्या है, मनी बिल में इसमें दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई अवसर ही नहीं होता है, इसलिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। इसे केवल लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। ऑर्डिनरी बिल में यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है इसमें, और ऐसा यदि से मंत्री ने प्रस्तुत किया हो तो। और ये मनी बिल में क्या है, यदि विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, उसमें पढ़ सकते हैं, इसमें देना पड़ता है। इसे राष्ट्रपति ऑर्डिनरी बिल में इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है अथवा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। और मनी बिल को क्या है, इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है, परंतु पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है। क्योंकि क्यों नहीं लौटाया जाएगा, इसका भी कारण है, क्योंकि इसे क्या है, इसमें इसे ये मनी बिल को राष्ट्रपति की पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है इसमें, यानी कि राष्ट्रपति की स्थिति से पुनः स्थापित किया जाता है। स्थिति इसका से हम ये फिर मनी बिल पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, ये राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है, इसीलिए इसको प्रस्तुत किया जाता है। अब फिर उसको लौटाया पुनर्विचार के लिए कैसे ये कर सकते हैं, वो पहले ही विचार कर चुकी है। तो धन विधेयक के संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी, और इसलिए नहीं बुलाई जाती है क्योंकि देखो इसमें क्या है, लोकसभा का मेंबर ज़्यादा है तो वो क्या कर सकते हैं, राज्यसभा के मेंबर कम है तो वो अपने पक्ष में वोट डाल के बिल को पास करवा सकते हैं।
आगे हमारा है प्रकलन समिति, एस्टिमेट कमेटी। संसद के किस सदन सदस्यों से गठित की जाती है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा गठित की जाती है एस्टिमेट कमेटी। कोई भी कानूनी विधेयक, लीगल बिल संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है ये। भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल तथा वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल दोनों के संबंध में हो सकती है ये। संसद के 2 सत्र के मध्य अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? 6 महीने का अंतराल होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। आकस्मिक निधि, कंटिजेंसी फंड से राष्ट्रपति किसे व्यय कर सकते हैं? बिना संसदीय स्वीकृति से। किसका संबंध सदन के नियमों के निर्वचन वो या प्रवर्तन अथवा संविधान के ऐसे अनुच्छेदों से है जो सदन के कार्य संचालन को विनियमित करते हैं और ऐसे प्रश्न उठाते हैं जो लोकसभा अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार अंतर्गत आते हैं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है ये। इसमें क्या होता है? इसका संबंध संसद के नियमों का निर्वचन या परिवर्तन अथवा संविधान के ऐसे अनुच्छेदों में से है जो सदन के कार्य संचालन की विनियमित करते हैं और ऐसे प्रश्न उठाते हैं जो लोकसभा अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। कटौती प्रस्ताव, कट मोशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? समापन प्रस्ताव, क्लोजर मोशन के नाम से जाना जाता है। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने अवधि तक रोक सकती है? 14 डेज तक रोक सकती है, इससे ज्यादा नहीं। यदि वार्षिक बजट, यूनियन बजट लोकसभा द्वारा पारित ना हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र दे देता है। इसमें यूनियन बजट पारित ना हो तो। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है ये। संसद को किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? प्रकलन समिति में, एस्टिमेट कमेटी में राज्यसभा के कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। फिर आगे हमारा संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करना है ये। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य, जिनमें 225 सदस्य राज्य से, 8 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र से चुनकर आते हैं, तब 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? ये विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन रखा जाता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? दहेज उन्मूलन विधेयक, डाउरी अबोलिशन बिल वर्ष 1960 में हुई थी। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? लोकसभा अध्यक्ष को करता है ये। संसद में लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी की अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। संसद विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वो सदन को सूचित किए बिना लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तब। संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून कब बना सकती है? यदि राज्यसभा ऐसे संकल्प पारित करती है तब बना सकता है। कोई मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव, प्रिविलेज मोशन कब लाया जा सकता है? जब वो मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है तथा तथ्यों को गलत वर्णन देता है, तब। लोकसभा में शून्यकाल, 0 आवर की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 1 घंटा की होती है। संसद में स्थगन प्रस्ताव, एडजर्नमेंट मोशन लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना होता है। एडजर्नमेंट मोशन, जो सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दे हैं उन पर बहस करना होता है। आगे भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? न्यायिक समीक्षा से। फिर भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन पर
करती है? संसदीय समिति के माध्यम से करती है। प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? P.A. संगमा थे। भारतीय संसद की लेखा समिति का अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है ये। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। ये हमारा पार्लियामेंट खत्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में हम सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में करेंगे।